चलिए तो हम लोग सेल को समझते हैं कि सेल क्या है। तो सेल के बारे में सबसे हम लोग पहले सोचें तो दुनिया में दो ही चीज़ें, एक तो निर्जीव चीज़ है और एक सजीव। निर्जीव और सजीव में क्या अंतर है ये तो आप लोगों को पता ही होगा। और जो निर्जीव चीज़ें हैं उनका जो शरीर का निर्माण हुआ है, अब निर्जीव में तो जान होता नहीं तो शरीर नहीं कहेंगे, यानी जो भी दुनिया में वस्तु है जिसमें जान नहीं यानी जो निर्जीव है उनका जो शरीर का निर्माण हुआ है वो निर्माण प्रोसेस क्या है उसको पहले समझ लेते हैं। फिर हम लोग सजीव यानी सेल के बारे में भी समझेंगे। सबसे पहले जो भी निर्जीव चीजें हैं उनका शरीर एटम यानी परमाणु से मिलकर बना होता है। जितने भी निर्जीव चीजें हैं उनका शरीर एटम यानी परमाणु से मिलकर बना होता है। सबसे उसका छोटा यूनिट एटम है। बहुत सारे एटम मिलकर मोलिक्यूल्स बनाते हैं और मोलिक्यूल्स के बाद शरीर का निर्जीव का निर्माण हो जाता है। तो जो निर्जीव चीज है उनका शरीर कैसे बना होता है, निर्जीव चीज कैसे दुनिया में बनी होती है, तो उनका जो सबसे छोटा यूनिट है एटम है यानी परमाणु है। एटम मिलके मॉलिक्यूल्स बना लेते हैं और मॉलिक्यूल्स मिलके एक निर्जीव का निर्माण कर लेते हैं। अब हम समझते हैं सजीव का निर्माण कैसे होता है। तो सजीव का निर्माण के लिए हम लोग देखेंगे सबसे छोटा यूनिट यानी हम लोग अपने शरीर का जो भी सजीव चीज है उनका सबसे छोटा यूनिट देखेंगे हम लोग तो वो सेल हो जाता है। बहुत सारे सेल मिलकर टिश्यू बना लेते हैं, टिश्यू यानी ऊतक। अब बहुत सारे ऊतक मिलकर एक ऑर्गन यानी अंग का निर्माण करते हैं। अब बहुत सारे ऑर्गन मिलकर एक ऑर्गन सिस्टम बना लेते हैं और यही ऑर्गन सिस्टम मिलकर एक बॉडी का निर्माण हो जाता है। तो ये तो जीवित प्राणी का हुआ और निर्जीव प्राणी का, दोनों का आप लोग समझ चुके हैं। यानी सजीव का निर्माण सेल मिलकर टिश्यू बनाता है, टिश्यू मिलकर ऑर्गन बनाता है, ऑर्गन मिलकर ऑर्गन सिस्टम और ऑर्गन सिस्टम मिलकर एक बॉडी की यानी एक सजीव की निर्माण होती है। और निर्जीव में एटम मिलकर मॉलिक्यूल्स बनाते हैं और मॉलिक्यूल्स मिलकर एक निर्जीव का निर्माण कर लेते हैं। अब इसके बाद हम लोग सोचेंगे, आगे देखेंगे कि जो जितने भी ये जो सेल है उसको हम लोग संरचनात्मक और कार्यात्मक इंग्लिश में बोले तो, और जो बच्चा इंग्लिश मीडियम से भी है उसको कोई भी दिक्कत होने वाली नहीं है। तो ये जो सेल है हम लोग इसको बोलते हैं संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई। इंग्लिश में बोले तो इसको सेल को यानी कोशिका को स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट कहते हैं। क्यों कहते हैं तो इसके पीछे क्या रीजन है उसको हम लोग समझ लेते हैं। यानी जो हमारा शरीर है यानी सबसे जो शरीर का छोटा यूनिट है वो सेल है। सेल है इसलिए सेल को हम लोग क्या बोलते हैं, हमारा शरीर किससे मिलकर बना है। तो सबसे देखा जाए तो छोटा जो यूनिट है हमारा जो शरीर है छोटा यूनिट सेल से मिलकर बना है। सेल से मिलकर ही हमारा शरीर बना है इसलिए इसको संरचनात्मक इकाई कहते हैं, क्योंकि सेल ही मिलकर कहीं ना कहीं हमारा शरीर का निर्माण कर रहे हैं। तो शरीर का निर्माण कर रहे हैं सेल मिलकर, इसलिए हम सेल को क्या कहते हैं, संरचनात्मक इकाई। और उसके बाद समझेंगे कि कार्यात्मक इकाई इसको क्यों कहा जाता है। तो कोशिका को कार्यात्मक इकाई यानी फंक्शनल यूनिट क्यों कहा जाता है इसको हम लोग समझते हैं। तो हमारे शरीर में बहुत सारे ऐसे प्रोसेस हैं जो जीने के लिए जरूरी है। वो सारे प्रोसेस जो हमारे शरीर में जीने के लिए जरूरी है उन प्रोसेस को बोलते हैं मेटाबॉलिक, उपापचयी प्रक्रियाएं। यानी जैसे पोषण हमारे लिए जरूरी है, रेस्पिरेशन जरूरी है, डाइजेशन जरूरी है, एक्सक्रेशन जरूरी है, ये सब चीजें हमारे लिए जरूरी है। तो ये सारे जो जितने भी प्रोसेस हैं जो हमारे शरीर में होते हैं जो हमारे जीने के लिए जरूरी है उनको बोलते हैं मेटाबॉलिक प्रोसेस। यानी मेटाबॉलिक यानी उपापचयी क्रिया है। तो जो हमारे जितने भी सेल में जो प्रोसेस होते हैं वो सब जो काम होते हैं हमारे शरीर में, मान लीजिए डाइजेशन का काम कौन कराता है तो एक सेल ही है जो डाइजेशन के काम में लगा हुआ है। ठीक, उसके बाद हम लोग समझ देखेंगे कि हमारे शरीर में एक्सक्रेशन यानी एक्सक्रेशन में कौन मदद करता है तो सेल ही है जो एक्सक्रेशन में भी मदद कराता है। यानी देखा जाए तो हमारे शरीर में जो भी कामें हो रही है उसको काम को करवा कौन रहा है, वो करवा रहा है सेल। इसलिए हम लोग सेल को बोलते हैं कार्यात्मक इकाई। यानी हमारे शरीर में जितने भी प्रक्रिया होती है, मेटाबॉलिक प्रोसेस होते हैं, वो सारे प्रक्रिया में कहीं ना कहीं सेल ही वो सारे प्रक्रिया में भाग लेता है, यानी सेल ही वो सारे काम को करवाता है। हमारे शरीर में श्वसन हो रहा है, पोषण, रेस्पिरेशन हो गया, वो सब जितने भी चीजें हैं वो सब करवाता है कौन, सेल। इसलिए सेल को हम लोग बोलते हैं फंक्शनल यूनिट यानी कार्यात्मक इकाई। उम्मीद है आप यहाँ तक समझ गए होंगे। और समझेंगे कि जो कोशिका है, क्या सभी जीवों में कोशिका की संख्या समान है तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अलग अलग जीवों में कोशिकाओं की संख्या अलग अलग होती है। जैसे जो जीव छोटा होगा, बहुत सारे छोटे जीव हैं और बहुत सारे बड़े जीव भी हैं। तो जो जीव छोटा होगा उनमें से कोशिकाओं की संख्या भी कम होगी, जो जीव बहुत बड़ा होगा उसमें कोशिका की संख्या बड़ी होगी। तो ऐसे कई सारे सूक्ष्म जीव हैं जो आंखों से दिखाई नहीं देते हैं, उनका शरीर केवल और केवल एक ही कोशिका का बना होता है। जैसे हम लोग बोल रहे हैं कि जैसे सेल है, सेल मिलकर टिश्यू बना है, तो जिसमें एक ही कोशिका है वो तो टिश्यू बनेगा ही नहीं, उसमें तो टिश्यू होगा ही नहीं, क्योंकि बहुत सारे सेल मिलकर टिश्यू बनाते हैं। तो एक कोशिकीय यानी जो सूक्ष्म जीव हैं
जिसमें एक ही कोशिका पाई जाती है, उसमें टिश्यू नहीं होते, उसका सारा काम कौन करता है? सेल करता है। तो अलग अलग सजीवों में सेल की संख्या अलग अलग होती है। जो एक कोशिकीय जीव हैं उनमें आप देखेंगे कि संख्या के अकॉर्डिंग हम लोग से जो सेल है, कोशिका है, उसको दो भागों में बांटते हैं। एक तो एक कोशिकीय और एक बहुकोशिकीय। एक कोशिकीय किसको कहेंगे? तो ऐसे कोई भी सजीव जिसका शरीर में केवल एक ही कोशिका हो, यानी उसका जीव पूरा शरीर एक ही कोशिका से मिलकर बना हो, तो उसको कहते हैं एक कोशिकीय। और उसके बाद हम लोग देखेंगे बहुकोशिकीय जीव किसको कहेंगे? तो ऐसा कोई भी जीव जो एक से अधिक कोशिका यानी बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बना हो, उसको कहते हैं बहुकोशिकीय जीव। तो इसमें तो आप लोगों को दिक्कत नहीं हुआ होगा समझने में, एक कोशिकीय क्या है और बहुकोशिकीय क्या है। तो बहुत सारे जीव एक कोशिकीय भी होते हैं, यानी एक ही कोशिका सारा काम करवाता है, और बहुत सारे जीव बहुकोशिकीय होते हैं, यानी सारा कोशिका का अलग अलग काम है। आगे देखते हैं अब इन दोनों में अंतर क्या है। एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय में तो पहला अंतर यही हो गया कि एक कोशिकीय जीव जो होते हैं उनमें केवल एक ही कोशिका होती है, और जो बहुकोशिकीय जीव होते हैं उनमें एक से अधिक कोशिका होती है। उसके बाद इसका दूसरा श्रम का विभाजन। इसका मतलब क्या हुआ? श्रम विभाजन मतलब हुआ क्या? यहाँ पे देखिए, श्रम विभाजन का मतलब है कि अलग अलग यहाँ पे एक ही कोशिका, शरीर में जितने भी काम हो रहे हैं, चाहे वो पोषण हो रहा हो, रेस्पिरेशन हो रहा है, जो भी चीजें हो रही है वो एक ही कोशिका करता है। तो इसमें श्रम का तो विभाजन है ही नहीं। अलग अलग कोशिका अगर काम करता है अलग अलग कामों को, तो पता चलता है कि इसमें श्रम विभाजन है, यानी काम को बंटवारा कर दिया गया है। तो इसमें एक ही कोशिका सारे कामों को करता है, इसलिए इसमें एक कोशिकीय जीव में श्रम विभाजन नहीं होता है। और दूसरी तरफ हम लोग देखें तो बहुकोशिकीय जीव है। बहुकोशिकीय जीवों में श्रम का विभाजन होता है। श्रम विभाजन मतलब आप लोग समझ गए हैं कि अलग अलग कोशिका अलग अलग काम को करती है। यानी जैसे पोषण करना है तो पोषण के लिए अलग कोशिका जिम्मेदार है, रेस्पिरेशन हो रहा है तो उसके लिए अलग कोशिका जिम्मेदार है। तो इनमें श्रम विभाजन एक कोशिका में नहीं है, क्योंकि एक ही कोशिका सारा काम करता है। लेकिन बहुकोशिकीय जीव में श्रम विभाजन होता है, क्योंकि इसमें बहुत सारे, अब एक मानव शरीर को देख लिया जाए तो उसमें 200 अलग अलग प्रकार की कोशिकाएं हैं। कोशिका का हम संख्या नहीं बता रहे हैं, उसका टाइप बता रहे हैं कि एक मानव के शरीर में लगभग 200 प्रकार के कोशिकाएं हैं, और वो 200 प्रकार की जो कोशिकाएं हैं अलग अलग काम करती हैं। लेकिन इसमें एक ही कोशिका है तो सारा काम एक ही कोशिका से होता है, इसलिए इसमें श्रम का कोई विभाजन नहीं है, मतलब अलग अलग कोशिका काम करने के लिए नहीं है। लेकिन जो बहुकोशिकीय जीव है उनमें श्रम विभाजन है। इसका मतलब यह है कि अलग अलग कोशिका अलग अलग कामों को करती है। तीसरा देखेंगे जीवन का। तो जो एक कोशिकीय जीव है उसका जीवन काल एक ही कोशिका है, तो आमतौर पर देखा जाए तो जीवन काल उसका छोटा ही होगा, यानी जो एक कोशिकीय जीव है उनका जीवन काल छोटा होता है। और दूसरी तरफ हम लोग देखें तो बहुकोशिकीय जीव का जीवन काल जो होता है वो लंबा होता है एक कोशिकीय जीवों से। जैसे मनुष्य को देख लीजिए, बहुकोशिकीय है, 70 साल लगभग। वहीं अब इसमें प्रजनन की देखें तो एक कोशिका तो ही है, तो उसमें प्रजनन भी वही एक कोशिका करवाएगी। लेकिन बहुकोशिकीय में प्रजनन करने के लिए दूसरी एक स्पेशल कोशिका बनी होती है, जिसको जर्म सेल कहते हैं, जर्म कोशिका कहते हैं। तो एक कोशिकीय जीव में एक ही कोशिका प्रजनन भी करती है, सारा काम मतलब एक कोशिकीय जीव में एक ही कोशिका करती है। लेकिन बहुकोशिकीय जीव में प्रजनन करने यानी रिप्रोडक्शन करने के लिए अलग टाइप की कोशिका होती है, जिसको हम लोग जर्म सेल कहते हैं, यानी जर्म कोशिका कहते हैं। ठीक, आगे देखते हैं कोशिका का आकार और आकृति। तो कोशिका का आकार और आकृति अलग अलग जीवों में अलग अलग होती है। क्या बोले, तो फिर से ध्यान दीजिएगा, कोशिका के जो आकार है और जो आकृति है अलग अलग जीवों में कोशिका की आकार और आकृति अलग अलग होती है। उसके बाद समझेंगे कि ऐसे किस कोशिका के आकार और आकृति अलग अलग हर जीवों में क्यों होती है। तो क्या हर जीवों में एक ही तरह से काम होता है? तो कहेंगे आप लोग नहीं। क्यों? क्योंकि हर कोशिका, हर जो जीव है उनका काम करने का अलग अलग धंधा है, प्रक्रिया है। जैसे आकार के बारे में हम देखें तो हर कोशिका का शेप और साइज बिल्कुल ही भिन्न भिन्न होती है, अलग अलग कोशिकाओं का शेप और साइज भिन्न होती है। इसका मतलब क्यों ये भिन्न क्यों होती है? अगर पूछा जाए कि कोशिका के आकार और आकृति भिन्न क्यों होती है, तो इसका सीधे सीधे आंसर होगा कि अलग अलग कोशिका, जो कोशिका है अलग अलग काम करती है तो उसके एक अनुसार इसका आकार भी होगा। कोशिका अलग काम करी तो उसके लिए स्पेशल कोशिका बना है। फिर एक कोशिका जो श्वसन का काम करवा ली उसके लिए अलग कोशिका है। तो उसके काम के अनुसार कोशिका के आकार और आकृति होते हैं। ऐसे कुछ ऐसे भी कोशिका हैं जिनकी आकृति बदलते भी रहते हैं। तो यहाँ पे याद रखना है कि कोशिका के हर कोशिकाओं का आकार और आकृति एक जैसे नहीं होती है, कोशिका का आकार और आकृति अलग अलग होती है। अब देखा जाए तो इतना सारे जीव हैं धरती पे, तो उसमें सबसे छोटा कोशिका ढूंढा गया
तो पता चला अभी तक जो भी वैज्ञानिक है उनके द्वारा ढूंढा गया सबसे छोटी कोशिका जो है माइकोप्लाज्मा है। सबसे छोटी कोशिका एक माइकोप्लाज्मा है। और उसके बाद देखा जाए कि सबसे बड़ी कोशिका जो अभी तक देखा गया है, ढूंढा गया है, वो शतुरमुर्ग के अंडे हैं। शतुरमुर्ग के अंडे एक ही कोशिका है उसमें। तो दुनिया की सबसे छोटी कोशिका पूछा जाए, पूरा विश्व की बात हो रही है, यानी जितने भी धरती पे जीव हैं उनमें से सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा है। और दुनिया में सबसे छोटी बड़ी कोशिका पूछा जाए तो शतुरमुर्ग के अंडे हैं। ऐसे एक कोशिकीय जो सेल है इसको हम लोग अपनी आंखों से नहीं देख पाते हैं, माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ती है। लेकिन शतुरमुर्ग का अंडा ये ऐसा कोशिका है जिसको हम लोग आंख से देख सकते हैं। ये सिंगल सेल है, एक ही कोशिका है इसमें। उसके बाद हम लोग आगे देखते हैं। अब उसके बाद मानव में समझेंगे कि मानव में शरीर में सबसे छोटी कोशिका कौन होगी, मानव शरीर में सबसे बड़ी कोशिका कौन होगी। तो मानव के शरीर में सबसे जो छोटी कोशिका है जो अंडाणु है, और मानव के शरीर में सबसे बड़ी कोशिका स्पर्म यानी शुक्राणु है। तो मानव शरीर में सबसे छोटी कोशिका अंडाणु जो कि फीमेल में होता है, और मानव के शरीर में सबसे बड़ी कोशिका जो स्पर्म, जो जिसको हिंदी में शुक्राणु बोलते हैं, और ये होते हैं मेल। ठीक। अब पूछा जाएगा कि मानव के शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन है, तो वो न्यूरॉन है। तो यहाँ से आप लोग क्लियर कर लिए होंगे कि पूरा विश्व में पूछा है कि सबसे छोटी कोशिका कौन है, तो माइकोप्लाज्मा है। पूरा विश्व में पूछी जाएगी सबसे बड़ी कोशिका कौन है, शुतुरमुर्ग के अंडे हैं। मानव में सबसे छोटी कोशिका कौन है, वो अंडाणु है। और मानव में सबसे बड़ी कोशिका कौन है, वो शुक्राणु है। यहाँ तक क्लियर। लंबी पूछा जाए तो न्यूरॉन। अब देखिए जो सेल का खोज हुआ, अब हम लोग सेल के बारे में समझेंगे। सेल तो हम लोग अपनी आंखों से देख नहीं सकते, तो इसके लिए जरूरी है माइक्रोस्कोप होना चाहिए। तो सेल का जो खोज हुआ वो तभी सेल का खोज संभव हो पाया जब हम लोग माइक्रोस्कोप बनाना, यानी जो वैज्ञानिक थे वो माइक्रोस्कोप बनाना जान गए थे। तो माइक्रोस्कोप जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप है इसकी खोज सर्वप्रथम पूछा जाए कि माइक्रोस्कोप यानी कंपाउंड माइक्रोस्कोप का खोज सबसे पहले कौन किए थे, तो जेड जेनसन और एच जेनसन। माइक्रोस्कोप का खोज, कंपाउंड माइक्रोस्कोप का खोज जेड जेनसन और एच जेनसन के ने किए थे। जेड जेनसन और एच जेनसन। और कब किए थे, तो 1590 में किए थे। ये जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप है ये किसी भी वस्तु को 300x से लेके, यानी जैसे मोबाइल में होता है जूमिंग पावर 2x 3x, ऐसे ये 300x से 1500x तक ये जूम कर सकता है। इतना एक मतलब ये गुना का साइन है, इतना गुना ये बड़ा कर सकता है। ये माइक्रोस्कोप का खोज हुआ तभी हम लोग कोशिका को खोज ढूंढ पाए, नहीं तो इसके बिना माइक्रोस्कोप के बारे में खोज हुए हम लोग कोशिका को ढूंढ ही नहीं पाते। अब ये जो माइक्रोस्कोप था इसमें एक जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप था इसको खोज होने के बाद भी हम लोग कोशिका के अंदर क्या क्या है वो सारी चीजों को नहीं ढूंढ पा रहे थे, नहीं देख पा रहे थे। तो उसके लिए और हाई पावर का माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ी। इससे भी ज्यादा हाई पावर के माइक्रोस्कोप का खोज हो गया इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। ये और छोटा, और भी एकदम छोटा से छोटा चीजों को जूम करके बड़ा करके दिखाता है। यानी कंपाउंड माइक्रोस्कोप से भी ज्यादा शक्तिशाली है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का खोज कब हुआ, तो ये इसका खोज हुआ 1932 में, 1932 में। और इसका खोज कौन किए थे, नॉल एंड रस्का। तो पूछे जाएगी कंपाउंड माइक्रोस्कोप का खोज जेड जेनसन और एच जेनसन 1590 में किए, और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का खोज नॉल और रस्का किए 1932 में। ठीक। इसके बाद हम लोग देखेंगे ये माइक्रोस्कोप का खोज हो गया, उसके बाद ही कोशिका का खोज हो पाया। अगर ये माइक्रोस्कोप नहीं होता तो हम लोग अभी तक कोशिका का खोज ही नहीं कर पाते, क्योंकि कोशिका ऐसे जीव है जिसको हम अपने आंखों से देख ही नहीं सकते। आगे समझते हैं कि कोशिका का खोज कौन किए। तो सबसे पहले देखेंगे कि कोशिका का खोज तो किया है रॉबर्ट हुक ने 1665 में। तो कैसे किए, तो ये अपने जो इनके प्रयोगशाला था उसमें ये खुद के द्वारा बनाए थे एक माइक्रोस्कोप। ये अपने माइक्रोस्कोप से पेड़ के एक छिलके को देख रहे थे, पेड़ के छिलकों को देख रहे थे। पेड़ के छिलका में कॉर्क पाया जाता है। पेड़ के ही छिलका में मधुमक्खी के जो छत्ते जैसे होते हैं, ये छोटा छोटा एकदम छत्ता उनको दिखा, मधुमक्खी के छत्ते जैसे। जैसे जूम करके देख रहे थे तो उनको दिखा कि ये हनीकॉम्ब है, यानी मधुमक्खी के छत्ते जैसे दिखाई दिए। उन्होंने इनको नाम दे दिया सेल, कोशिका। तो सबसे पहले देखें लिए हम लोग क्या कि कोशिका की खोज कौन किए, रॉबर्ट हुक किए। कहाँ से कैसे किए, तो अपने प्रयोगशाला में किए, अपने द्वारा बनाए गए माइक्रोस्कोप से किए।
और पेड़ों के छाल में, जिसको कर्क कहते हैं, पेड़ों के छाल में कर्क होता है, मध के जैसे छत्ते होते हैं, उसी में देखें कि ये सेल है और इन्होंने सेल का खोज कर दिया। लेकिन जो ये सेल खोजे थे वो सेल डेड सेल था, यानी मृत सेल था। तो कोशिका जो खोजे थे रॉबर्ट हुक, इनके जो जो इनके द्वारा जो सेल खोजा गया है वो डेड सेल था। बाद में आगे चल के अब ये सेल के मतलब भी थोड़ा सा समझ लेंगे। सेल जो शब्द है सेलुआ, सेलुआ शब्द से लिया गया है और इसका मतलब होता है छोटा रूम, लिटिल कमरा, छोटा रूम, लिटिल रूम, ये मतलब छोटा कमरा। तो जो सेल शब्द है सेलुआ, सेलुआ एक लैटिन भाषा का शब्द है। लैटिन सब भाषा क्या है, तो रोमन इंपायर जो पहले थी बहुत समय पहले, तो उसमें बोली जाने वाली ये भाषा थी। तो उसी लैटिन शब्द यानी सेल जो है लैटिन शब्द सेलुआ से लिया गया है। और सेल लुआ का मतलब क्या होता था, लिटिल रूम यानी छोटा कमरा। तो यहाँ पे आप लोग सेल का मतलब समझ गए होंगे। और एक बात याद रखिएगा कि जिस ब्रांच में हम लोग सेल के बारे में पढ़ते हैं उसको कहते हैं साइटोलॉजी, साइटोलॉजी। तो कोशिका का अध्ययन जिस शाखा में हम लोग कहते हैं उसको कहते हैं साइटोलॉजी, यानी कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है, साइटोलॉजी। ठीक, आगे देखते हैं। अभी ये तो डेड कोशिका का खोज किए थे, तो फिर आगे चल के एक और साइंटिस्ट है और एक वैज्ञानिक है जिनका नाम था एंटोनी वॉन ल्यूनहोक, एंटोनी वॉन ल्यूनहोक। इन्होंने सबसे पहले जीवित कोशिका का खोज कर दी। कब, 1674 में। तो पूछा जाएगा कि जीवित कोशिका का खोज किसने किया, तो एंटोनी वॉन ल्यूनहोक 1674 में। और मृत कोशिका का खोज कौन किए थे, तो रॉबर्ट हुक। यानी पूछा जाएगा कि कोशिका का खोज कौन किए थे, तो रॉबर्ट हुक कब किए थे, 1665 में। लेकिन अगर क्वेश्चन ये दे दे कि जीवित कोशिका की खोज कौन किए थे, तो बताना है कि जीवित कोशिका की खोज एंटोनी वॉन ल्यूनहोक किए थे और 1674 में किए थे। आगे देखते हैं केंद्र। अब जैसे जैसे माइक्रोस्कोप, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का खोज हो गया तो कोशिका के अंदर बहुत सारी संरचना पाई जाती है। तो कोशिका के अंदर बहुत सारी चीजें होंगे, हम लोग उसको एक एक करके बारी बारी से पढ़ेंगे। तो देखा गया कि कोशिका के अंदर, ये मान लीजिए ये कोशिका है, इसके अंदर एक छोटा सा गोल संरचना है, इसको उन्होंने नाम दिया न्यूक्लियस। कौन नाम दिया, न्यूक्लियस। यानी ये न्यूक्लियस का खोज कौन किए, रॉबर्ट ब्राउन। तो न्यूक्लियस का खोज जो हुआ रॉबर्ट ब्राउन किए और 1831 में किए। उसके बाद ये एक और वैज्ञानिक है जिनका नाम था पुरकिंजे। इन्होंने देखा कि कोशिका के अंदर बहुत सारे फ्लूइड है यानी लिक्विड पदार्थ है। उन लिक्विड पदार्थ का इन्होंने क्या नाम दिया, उनका नाम दिया प्रोटोप्लाज्म। तो कोशिका के अंदर जो तरल पदार्थ है, कोशिका के अंदर जो तरल पदार्थ है उसका नाम क्या दिए, तो उनका नाम दिए प्रोटोप्लाज्म। ठीक, और ये प्रोटोप्लाज्म की खोज कौन किए, जेई पुरकिंजे 1839 में। अब जैसे ही ये प्रोटोप्लाज्म के नाम खोज हो गया, न्यूक्लियस का खोज हो गया और जीवित कोशिका का खोज हो गया, तो उसके बाद सेल थ्योरी दिया गया। और ये सेल थ्योरी क्या है इसको भी समझते हैं हम लोग। तो सेल थ्योरी तो सबसे पहले ये याद रखना कि कौन दिए थे, तो एक वैज्ञानिक थे स्लाइडेन और दूसरा स्वान। सेल थ्योरी कौन दिए थे, तो स्लाइडेन और स्वान। कब दिए थे, 1838 में। तो पूछा जाएगा कि सेल थ्योरी कब दिया गया था, तो 1838 में। कौन वैज्ञानिक दिए थे, स्लाइडेन और स्वान। ठीक, अब ये सेल थ्योरी क्या है इसको समझते हैं। तो स्लाइडेन जो थे ये बताए थे कि प्लांट जितने भी हैं उनका शरीर कोशिका से मिलकर बना है। और जो स्वान थे ये आके बाद में बता दिए कि जो प्लांट है और एनिमल है इन दोनों का शरीर ही कोशिका से मिलकर बना होता है, यानी इन सबका शरीर कोशिका से मिलकर बना होता है। तो स्लाइडेन और स्वान दोनों मिलकर सीधे सीधे ये कहना चाहते थे कि चाहे वो पौधा हो चाहे वो जंतु हो, उन दोनों का शरीर कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, यानी शरीर का सबसे छोटा यूनिट कोशिका ही है। तो कोशिका, पहला थ्योरी में इन्होंने क्या बताया कि सभी जीवों का शरीर कोशिका से मिलकर बना होता है। दूसरी बात इन्होंने सेल थ्योरी में क्या कही कि कोई भी जीव है, अगर हम ही लोग हैं तो हम लोग का शरीर का निर्माण एक ही कोशिका से होती है। अब वो कोशिका सेल डिवीजन की मदद से, यानी कोशिका से नया कोशिका बनेगा उसके बाद नया कोशिका, यानी सेल डिवीजन की मदद से ही इतना सारा कोशिका हम लोग में बन जाता है। यानी हम लोग का जीवन का निर्माण एक ही कोशिका से हुआ है। चाहे कोई भी धरती पे जीव है उनका लाइफ स्टार्ट एक ही कोशिका से हुआ है। जैसे हम लोग का ही देखा जाए तो स्पर्म और ओवा यानी एग मिल के जाइगोट बना लेते हैं और उसी के बाद वो एक कोशिका हो जाता है मिलने के बाद, और उसी एक कोशिका से हम लोग का शरीर का निर्माण हो गया।
तो दूसरी बात क्या बताई इन्होंने कि जीव जितने भी हैं धरती पे उनका निर्माण जो उनका लाइफ का स्टार्टिंग एक कोशिका से हुआ है, यानी एक कोशिका बाद में सेल डिवीजन किया, फिर एक और कोशिका बना, उसके बाद वो सेल डिवीजन किया, एक और कोशिका बना। तो दूसरी बात इन्होंने ये बताया। तीसरी बात क्या बताया गया है इसमें सेल थ्योरी में कि जितना भी मेटाबॉलिक प्रोसेस है, हम लोग अभी हम बता चुके हैं पहले ही कि मेटाबॉलिक प्रोसेस क्या है, यहाँ पे भी एक बार समझ लेते हैं। तो मेटाबॉलिक प्रोसेस वो प्रोसेस है जो हमारे जो शरीर को जीवित बनाए रखने में मदद करती है। कौन कौन से प्रोसेस हैं जो जीवित बनाए रखने में मदद करेगी? तो श्वसन जरूरी है, पोषण जरूरी है, एक्सक्रेशन जरूरी है, ये सारी चीजें हमारे लिए जरूरी है। तो मेटाबॉलिक प्रोसेस वो प्रोसेस है जो हमारे शरीर को जिंदा बनाए रखने में मदद करती है, जैसे श्वसन हो गया, डाइजेशन हो गया, न्यूट्रिशन हो गया। तो इन्होंने कहा कि जितने भी ये सारे काम होते हैं, श्वसन हो चाहे डाइजेशन हो चाहे रेस्पिरेशन हो, वो सब सेल ही करता है, यानी सेल में ही होता है, सेल लेवल पे ही जाके होता है। ये तीसरी बात इन्होंने बताई। और जो चौथी बात है कि जो ये बताया गया, जैसे ये सेल थ्योरी में तीन ही बात थी, बाद में आके इसमें जुड़ा और इसको भी सेल थ्योरी में ही चौथा बात को भी रख दिया गया। सेल थ्योरी में क्या बात रखा गया, पता ही नहीं चल रहा था पहले। इन दोनों ने स्लाइडेन और स्वान नहीं बता पाए थे कि जो नया कोशिका बनता है वो कहाँ से बनता है, कैसे बनता है। तो उनको 1855 में एक वैज्ञानिक हुए, साइंटिस्ट हुए आर बिरचू, उन्होंने बताया कि जो नए कोशिका के निर्माण है वो पहले से जो कोशिका है उसी कोशिका का सेल डिवीजन होकर नया कोशिका बनता है। मतलब एक ही कोशिका से दूसरा कोशिका बना, वो दोनों फिर डिवीजन किए, फिर 2 से 4 हुए, 4 से 8, ऐसे करके बहुत सारी कोशिका बन गए। तो स्लाइडेन और स्वान अपने सेल थ्योरी में तीन ही बात को बताए थे, लेकिन ये चौथा बात जो बताया जा रहा है ये भी सेल थ्योरी के ही अंदर आता है कि एक जो भी कोशिका है उसका निर्माण पहले से जो कोशिका है शरीर में उसी कोशिका से होता है। ये कौन बताए? तो ये आर बिरचू बताए 1855 में। और इस बात को भी हम लोग सेल थ्योरी में ही पढ़ते हैं। तो सेल थ्योरी में चार बात, जितने भी सजीव हैं उनका निर्माण, शरीर का निर्माण कोशिका से हुआ है। कोई भी जीव का निर्माण जो हुआ है वो एक ही कोशिका से उसका लाइफ का स्टार्टिंग हुआ है, बाद में जाकर सेल डिवीजन करते करते बहुत सारे कोशिका बन गए। ठीक। तीसरी बात क्या है, तो जितने भी मेटाबॉलिक प्रोसेस हैं वो कोशिका में ही होते हैं, यानी पोषण श्वसन जितने भी चीजें हैं वो सब कोशिका ही करवाते हैं, इसलिए सब मेटाबॉलिक प्रोसेस कोशिका में ही होते हैं। उसके बाद चौथी बात है कि जितने भी नए कोशिका का निर्माण है वो कौन सी करती है, तो पहले से जो मौजूद कोशिका है उसी से नए कोशिका का निर्माण होता है। तो चौथी बात ये बताया गया। उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे सेल थ्योरी। उसके बाद कोशिका की संरचना को देखते हैं, यानी एक स्ट्रक्चर, जो कोशिका है इसके अंदर क्या क्या पाए जाते हैं। तो चलिए इसके लिए हम एक फिगर बनाते हैं, ध्यान से समझिएगा। मान लीजिए ये हम एक फिगर बना रहे हैं सेल का, गोल आकार का है, ऐसे सेल कई आकार के होते हैं लेकिन ये गोल बना है। इसके ये जो सेल है इसके सबसे जो बाहरी वाला लेयर है इसको कहते हैं सेल मेम्ब्रेन। सेल के जो सबसे बाहरी वाला लेयर है इसको कहते हैं सेल मेम्ब्रेन। इस सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो भी चीजें हैं वो सब चीजें क्या कहलाती है, प्रोटोप्लाज्म। यानी सेल के सबसे बाहरी लेयर सेल मेम्ब्रेन कहलाता है। सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो भी चीजें हैं उसको क्या कहेंगे, प्रोटोप्लाज्म। यानी इसमें जितने भी लिक्विड है जो भी चीजें हैं वो सब कहलाएंगे प्रोटोप्लाज्म। इस प्रोटोप्लाज्म के अंदर क्या क्या होता है, न्यूक्लियस होता है और साइटोप्लाज्म होता है। ये सेल के अंदर क्या होते हैं, ये सेल मेम्ब्रेन के अंदर पूरा लिक्विड पदार्थ को कहते हैं प्रोटोप्लाज्म। इस प्रोटोप्लाज्म के अंदर होता है न्यूक्लियस, और ये जो न्यूक्लियस है इसके चारों तरफ यानी एक लिक्विड भरा होता है, इसको कहते हैं साइटोप्लाज्म। न्यूक्लियस के जो चारों तरफ जो लिक्विड है इसको क्या कहेंगे, साइटोप्लाज्म। फिर से एक बार देखते हैं कि सेल के सबसे बाहरी लेयर को क्या कहते हैं, सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो भी चीज है उसको क्या कहेंगे, प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म के अंदर क्या क्या आते हैं, तो न्यूक्लियस आता है और बाकी जो लिक्विड पदार्थ है इसमें साइटोप्लाज्म आते हैं। लेकिन पौधा की बात किया जाए तो पौधा के सेल मेम्ब्रेन के बाहर भी एक लेयर होता है जिसको सेल वाल कहते हैं। पौधा में सेल मेम्ब्रेन के बाहर भी एक लेयर होता है जिसको सेल वाल कहते हैं। लेकिन जंतु की बात किया जाए तो जंतु में सेल वाल नहीं होते हैं। जंतु का कोशिका का स्ट्रक्चर बोला जाए तो सबसे बाहर सेल मेम्ब्रेन के अंदर प्रोटोप्लाज्म। वहीं पूछा जाए कि पादपों के सबसे बाहर आकार की जो बाहरी स्ट्रक्चर है, पादप शरीर की कोशिका का सबसे बाहरी संरचना जो है उसको क्या कहेंगे, तो उसको कहेंगे सेल वाल। ठीक। अभी साइटोप्लाज्म में, यानी ये जो साइटोप्लाज्म बाहर वाला एरिया है इसमें बहुत सारी संरचनाएं पाई जाती है जिसको सेल ऑर्गेनल कहते हैं। तो साइटोप्लाज्म यानी कोशिका के साइटोप्लाज्म में, जीव द्रव्य में
बहुत सारे, साइटोप्लाज्म को हिंदी में जीवद्रव कहते हैं। इसमें बहुत सारी संरचनाएं पाई जाती है, इसमें बहुत सारी चीजें पाई जाती है, राइबोसोम हो गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, बहुत सारी चीजें, उसको कहते हैं सेल ऑर्गेनल यानी कोशिका अंगक। तो साइटोप्लाज्म में बहुत सारी ढेर सारी संरचनाएं पाई जाती है, इसको कहते हैं सेल ऑर्गेनल्स। उम्मीद है आप लोग यहाँ तक समझ गए होंगे। अब समझते हैं कि सेल ऑर्गेनल्स में क्या क्या है, आइए देखते हैं।